स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य चित्रकला विभाग, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा। इन ई व्याख्यानों की श्रृंखला में मैं आपको मेरे द्वारा दिए गए ई लेक्चर्स की पुनरावृत्ति, आपके पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। और जिस प्रकार का मुझे फीडबैक आ रहा है, आप अच्छे तरीके से इनको देख रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि आप इन ई लेक्चर्स में काफ़ी रुचि ले रहे हैं और इनको अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और आपकी क्वेरीज भी मेरे को किसी न किसी माध्यम से मेरे पास आ रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इन्हीं लेक्चर्स को भी अच्छे तरीके से देखें। पुराने जो ई लेक्चर्स दे रखे हैं डायग्राम के साथ में, उनको भी अच्छी तरीके से देखें। मैंने आपके लिए जो पीडीएफ फाइल्स बनाई हैं, ये विभिन्न किताबों, विभिन्न नोट्स का संकलन है। विभिन्न किताबों, हिंदी, इंग्लिश, इन किताबों का संकलन बनाया है मैंने। और उन संकलन को संकलित करते हुए मैंने इन पे लेक्चर्स भी बना चुका हूँ मैं। किंतु चूँकि अपने पास थोड़ा समय है, तो मैंने आपके लिए ये सोचा कि मैं इनका रिवीजन करवाऊँ आपको। और जैसा कि पहले के लेक्चर्स में मैंने कलाकारों के बारे में बताया था मैंने आपको कि कौन से कलाकार ने क्या कार्य किया, किन से प्रभावित रहे। तो उसी कड़ी में आज का ये नया ई लेक्चर जोड़ते हुए हम आज विनोद देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में हम आज कुछ बात कर रहे हैं कि डीपी राय चौधरी जो है, उन्होंने क्या काम किया, कैसे उनका जीवन रहा, कृतित्व रहा। तो प्रिय विद्यार्थियों, देवी प्रसाद राय चौधरी जो हैं, उनका जन्म 15 जून 1899 में रंगपुर ज़िले के ताजघाट, जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश में है, वहाँ हुआ। और उनका रुझान कला के प्रति था और उनके अनुरूप उनको अवनींद्रनाथ ठाकुर के पास ले गए और अवनींद्रनाथ ने इनको शिक्षा प्रदान की। और इनके प्रभाव को देखते हुए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में ये शिक्षक पद पे पदासीन हुए। तो ये इनका शुरुआती जीवन इस प्रकार रहा। और उनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं, तो उसमें दुर्गा पूजा यात्रा उनके तेल चित्रों के बहुत अच्छे चित्रों में से हैं। और डीपी राय चौधरी जो है, वो चित्रकार के साथ में मूर्तिकार भी रहे और वाश पद्धति से रंगों तथा रेखाओं को उकेरते, तो दूसरी ओर मिट्टी व अन्य माध्यमों से मूर्तियों को गढ़ते। और उनके द्वारा अधिकांश निर्मित मानव मूर्तियों में संघर्षशील, बहुत अच्छी बात है, संघर्षशील मानव का स्थूल अंकन है और निम्न वर्ग के परिश्रम से लगाव को चित्रित करना या उनका कलाकृतियों में समावेशित करना उनका प्रमुख विषय रहा। उनके द्वारा निर्मित कांस्य प्रतिमा श्रम की विजय में संघर्ष और कशमकश जीवन का प्रत्यक्ष अनुशीलन है। तो इसको मैंने बताने का प्रयास किया। ये आपका स्कल्पचर, इनको देख लीजिए, इनकी जो गठन शैली है, ये जो चित्र है इसको आप देखिए, इसमें गठन शैली मजदूर वर्ग का किस प्रकार से मांसपेशियों का गठनता होती है, स्थूलता होती है, उस प्रकार से इन्होंने बनाने का प्रयास किया। और इनके अथक प्रयासों से इनको पद्म विभूषण 1958 में पद्म विभूषण से सरकार ने सम्मानित किया। तो ये इनका जीवन चरित्र रहा। ये मैंने पेंटिंग्स भी बनाई, आपको बताइए। आपको इस प्रकार से देवी प्रसाद राय चौधरी का मूर्ति कला और चित्रकला के बारे में बात की। प्रिय विद्यार्थियों, अब आता है आपका विनोद बिहारी मुखर्जी। तो विनोद बिहारी मुखर्जी जो है कलाकार, उनका जन्म जो है वो 7 फरवरी 1904 में कोलकाता के बेड़ाला नगर में हुआ। और इन्होंने अपनी अथक साधना से इन्होंने भी चित्रकला में अपना योगदान दिया। और ये इस सबसे महत्वपूर्ण बात याद है कि इन्होंने कोई कला की विशेष विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की
और ये नेत्र रोग से पीड़ित रहे। तो नेत्र रोग से पीड़ित रहे और इनके आँखों का इलाज हुआ, लेकिन इलाज के दौरान इनकी आँखों की रोशनी जो है वो पूर्णतया चली गई। और फिल्म निर्माता सत्यजीत राय, देखो ये महत्वपूर्ण है, सत्यजीत राय ने उन पे डॉक्यूमेंट्री वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री इनर आई बनाई। और मुखर्जी अपनी इच्छा से रेखांकन में कोमलता लाते, वहीं रंग योजना में भी वे बिना आंखें बिना दिखावे के मुक्त हस्त तुलिका संचालन से उसमें रंग भरते। और इनकी जो मृत्यु हुई वो 1980 में उनकी मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से हमने देवी प्रसाद राय चौधरी और विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में हमने स्टडी किया। और ये उनके चित्रों के बारे में भी मैंने स्लाइड में बताया था आपको, कि स्लाइड में किस प्रकार से उनके चित्रों के बारे में जो चित्र देख रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी मैंने चित्र बनाए थे, आप इसमें बताए थे आपको। तो प्रिय विद्यार्थी, इसके अतिरिक्त हमारा जो अगला कलाकार है वो राम किंकर बेंज। तो राम किंकर बेंज जो थे वो किंकरदा के नाम से प्रसिद्ध थे, ये मैंने बताया था आपको ये लेक्चर में। किंकरदा के नाम से प्रसिद्ध थे और उनका जन्म जो है 25 मई 1910, ये भी बंगाल के कलाकार थे, बांकुरा के पास झुक्कीपाड़ा में हुआ। और नंदलाल बसु जैसे विद्वानों के साथ में सानिध्य में रहकर इन्होंने कार्य किया। और मूर्तिकला और चित्रकला का एक साथ में इन्होंने कार्य किया। और राम किंकर बेंज ने मिट्टी, बालू, पत्थर पर प्लास्टर, कंक्रीट आदि माध्यमों में मूर्तियों का निर्माण किया। इनके द्वारा निर्मित प्रतिमाओं में गठन, शरीर रचना, अंग प्रत्यंग अनुपात, उभार के साथ में इन्होंने काम किया। भाव अभिव्यंजना राम किंकर की कलाकार मौलिक हैं। और शांति निकेतन का इनको अच्छा वातावरण प्राप्त हुआ, जिससे इन्होंने अच्छी अच्छी कृतियों का निर्माण किया। और ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ये आपको याद रखनी चाहिए कि 1938 में शांति निकेतन में खुले आकाश में सीमेंट कंक्रीट से संथाल परिवार नामक शिल्प का निर्माण किया। इनके द्वारा बनाई हुई मूर्तियां शांति निकेतन में अपनी शोभा बढ़ा रही है। अन्य मूर्तियों में दोपहर में आराम करते श्रमिक में मेहनतकश श्रमिकों का सजीव यथार्थ अंकन देखने को मिला। और ये जो गणवास से प्रभावित चित्रों में शीतकालीन मैदान, मेघों से आच्छादित संध्या निर्माण आदि में इन्होंने काम किया। और इनका जो निधन हुआ वो 1 अगस्त 1980 को 1980 को इनका निधन हुआ। तो इस प्रकार से हमने इन लेक्चर्स में पढ़ा। उसके बाद में बहुत शानदार कलाकार, यह भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, एन.एस. बेंद्रे। तो एन.एस. बेंद्रे के बारे में मैंने आपको ये लेक्चर्स में भी सारा चीज़ें बताई थी, फिर भी अपन रिवीजन के तौर पे इनको पढ़ रहे हैं। और इनका जो जन्म है इनका जो जन्म इंदौर में 21 अगस्त 1910 को हुआ। और इंदौर के ही कला महाविद्यालय डी देवालिकर से कला प्रशिक्षण लिया। और 1934 में डिप्लोमा कला, मुंबई से कला डिप्लोमा प्राप्त किया। और इनकी जो कलात्मक शैली थी उसको देखकर इनको बेंद्रे शैली के, इनके चित्रों को बेंद्रे शैली के कलाकारों के चित्रों को भी कहा जाता है। इसको इन्होंने आत्मसात किया। सॉरी। और इन्होंने अपने जीवन के लगभग 16 साल बड़ौदा में रहकर इन्होंने कला अध्यापन किया। और इनके चित्रों का प्रमुख आधार जो है वो मैंने पहले भी बताया आपको कि भारतीय लघु चित्र शैलियाँ हैं, जिसमें राजस्थानी, मुगल आदि चित्र शैलियाँ हैं। इसके अतिरिक्त वह चीनी, जापानी और बंगाल शैली से भी प्रभावित रहे। और मुंबई की गलियाँ भी अच्छी बात है, इनकी बहुत याद रखने योग्य है कि मुंबई की गलियों में घूमने वाले लोग इनकी कलाकृतियों के लिए मॉडल के रूप में दिखाई दिए। उनके भाव, भंगिमाएँ, आचार विचार, कार्य आदि
उन्होंने चित्रों को सजीवता और गहनता से अध्ययन किया। और इन्होंने सूरजमुखी के फूल, कंधे पर ये सब सारे चित्र जो हैं, सूरज कंधे पर बच्चा, श्रृंगार, लकड़ी का गट्ठा उठाते, फूल बेचने वाली, लकड़ी काटने वाली युवती, ज्येष्ठ की दोपहर आदि इनके प्रमुख चित्र हैं। 1984 में इनको कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ। और अबन गबन जो शांति निकेतन का अच्छा पुरस्कार माना जाता है, अबन गबन याद रखने योग्य है, वो पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। उसके बाद में हम आते हैं प्रिय विद्यार्थियों आगे के ई लेक्चर में आगे के आर्टिस्ट के ऊपर। के हेगवर का जन्म कर्नाटक के एक छोटे से गांव कांटीगेरी, जिनका पूरा नाम है कांटीगेरी कृष्ण हेबर, 15 जून 1912 में हुआ। और इनको शुरू में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और राजेंद्र तकनीकी स्कूल से इन्होंने शिक्षा का अध्ययन किया। और वो किसी एक निश्चित शैली में कार्य करने से परहेज करते थे। और राजा रवि वर्मा के चित्रों को देखा इन्होंने और उनके चित्रों से प्रभावित रहे। और इन्होंने अपने जीवन काल में अजंता एलोरा के चित्र भी देखे और उनसे भी प्रभावित रहे। और इनके प्रमुख चित्रों में इमारत बनाने वाले मजदूर, मछुआरे, फल बेचने वाले, यमुना पर विवाह उत्सव आदि ये चित्र है। के हेबर ने अपने चित्रों में लाल, गहरा भूरा, नीला आदि रंगों की तानों को प्रमुखता से कार्य किया इन्होंने। तो ये सब चीज़ें हैं। और इनको इनके कला के सम्मान स्वरूप इनको 1941 में कलकत्ता ललित कला अकादमी द्वारा स्वर्ण पदक, 1947 में मुंबई आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। और भारत सरकार द्वारा भी इन्हें सम्मान प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से कांटीगेरी कृष्ण हेबर, ये पूरा नाम है इनका, तो इन्होंने इसको आत्मसात किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे हमने ये आपका आधुनिक भारतीय चित्र, अब एम.एफ. हुसैन की बात कर रहे हैं, तो एम.एफ. हुसैन की बात हुई। एम.एफ. हुसैन सब आप परिचित हैं, नाम सुना है आपने। तो उनका जीवन भी अच्छा रहा। और शुरू के दौर में ये होर्डिंग्स बनाते थे और होर्डिंग से प्रेरणा प्राप्त करते करते आकारों को सरलीकृत रूप में इन्होंने अंकित किया। और अपने जीवन काल में हालांकि ये चर्चित भी रहे, लेकिन तो इनका कार्य बहुत अच्छा रहा, तो लोगों ने इनको सराहा भी। और इनका जो जन्म है वो 17 सितंबर 1916 को महाराष्ट्र के पंधारपुर में हुआ। और इस प्रकार से मैंने बताया में तक तो इन्होंने कार्य किया, होर्डिंग्स बनाने के लिए कार्य किया। तो ये इनका हमको देखने को मिलता है। मोटी रेखाओं द्वारा अंकित आकृतियाँ दैनिक जीवन के दृश्यों को प्रदर्शित करती है। इनके चित्रित विषयों के कई प्रकार है, जिसमें एक और गायक, संगीतज्ञ, धर्मगुरुओं, वैज्ञानिकों, नर्तकियों, इस टाइप से काम किए। और इन्होंने सरस्वती, घोड़े और महाभारत आदि पर चित्र श्रृंखलाएँ भी बनाई। और धुंधले मटमैले रंगों में नारी पुरुष, विशेषतः नारी आकृतियों को चित्रित कर हुसैन ने अपनी विशिष्ट शैली को ईजाद किया। और हुसैन द्वारा बनाए गए घोड़े जड़ता के विरुद्ध एक संघर्ष है, गति और ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। और दो स्त्रियों का संवाद, जमीन, दुपट्टों में तीन औरतें, रागमाला, नृत्य, रामायण, महाभारत, राजस्थान, अंतिम बोझ आदि श्रृंखलाएं, एवं महात्मा गांधी, आपातकाल, मदर टेरेसा, माधुरी दीक्षित आदि उनके प्रसिद्ध चित्रों में से है। और इन्होंने कई फिल्मों का निर्माण भी किया, जिसमें राजस्थानी जीवन शैली से प्रभावित होकर थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर नामक फिल्म बनाई। इस फिल्म पर उन्होंने बर्लिन महोत्सव का गोल्डन बियर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। और गजगामिनी फिल्म भी बनाई, जो अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के जीवन से प्रेरित है। और हुसैन का जो बताया था पहले ही मैंने आपको कि इनका जो संपूर्ण जीवन है वो मस्तमौजी की दृष्टिकोण में रहा। नंगे पैर रहना, फ़कीरी अंदाज में बातें करना आदि उनके जीवन का हिस्सा रही। और किंतु उनके शक्तिशाली रंगों की सघनता में साहसिक व उभरी काली रेखाओं द्वारा मानवीय प्रारूप की कल्पना चेतना की सच्ची झलक देखी जा सकती है।
और इनके कला को सम्मान स्वरूप कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें से सन 1973 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और 1959 का तोक्यो की अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इनके चित्रों को देखने के लिए भी मैंने आपके ये चित्रों का मैंने फाइंड आउट किया। अब आपके साथ अब आपके आता हैं जो आता हैं वो है आपके सूज़ा, FN सूज़ा। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुपों में संस्थापकों में एक फ्रांसिस न्यूटन सूज़ा जो है, उनका जन्म 12 अप्रैल 1924 को गोवा में हुआ। और शुरुआती दिनों में इनको भी बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और कला प्रभावों में पाश्चात्य कलाकार सेजा, गोग व मातिस, इन कलाकारों का प्रभाव, इनकी कलाओं का प्रभाव पड़ा। और गोथिक कला से प्रभावित होकर इन्होंने कई चित्रों का निर्माण किया। क्राइस्ट और बाइबल, एडम और ईव का स्वर्ग से बहिष्कार, मूर्तिकला में खजुराहों की मूर्ति शिल्पों से सूजा खासा प्रभावित हुए। और उनकी जिसकी प्रेरणा से उन्होंने प्रणयी नामक शीर्षक लिए चित्र ज्यामितीय आकारों में चित्रित किया। साथ ही भारतीय लोक कला तत्वों से भी वह अछूते नहीं रहे। न्यूटन सूजा आकृतियों के कलाकार के लिए जाने जाते हैं। उनके चित्रों में आकृतियां अनेक भाव और उल्लास और आतुरता प्रदर्शित करती है। और उनके प्रमुख चित्रों में सूली, नारी, दार्शनिक, महात्मा गांधी और मनुष्य की दशा, शेर को निकला परिवार, हजरत ईसा, मस्तक आदि उनके प्रमुख चित्रों में रहे। और सन 1949, ये याद रखने वाली बात है, सन 1949 को ब्रिटेन में चले गए सूजा, किंतु वो उनके भाव, उनकी आत्मा, ये सारा में भारतीयता झलकती है। और इनकी मृत्यु जो है वो 28 मार्च 2002 को मुंबई में हुई। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हम ये जो रिवीजन कर रहे हैं, मुझे आशा है कि आपको ये रिवीजन अच्छा लग रहा होगा। आपको कोई रटन विद्या नहीं करनी है। आप हर प्रत्येक कलाकार का जीवन शैली अलग रही है, उनके चित्र अलग रहे हैं, उनका रहना अलग रहा है, सारी चीज़ें को उन्होंने आत्मसात किया, उनको जिया। तो इस प्रकार से आप एक टेबल बना ले, टेबल में कलाकार का नाम लिख ले, जन्म स्थान लिख ले, जन्म लिख ले, मृत्यु लिख ले, और किस विषय पर प्रेरित रहे हैं, किस विषय को लेकर इनसे प्रभावित रहे हैं और किन विषयों को इन्होंने फोकस करने का प्रयास किया अपनी चित्रकृतियों के माध्यम से। तो आप इन सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आपको रिवाइज हो सकता है, बढ़िया हो सकता है और आप कर सकते हैं। और आपने सबमिशन फाइल को सबमिट करें तो आप